जो भी है अपना असाइनमेंट का काम एकदम टकाटक रखें, ठीक है। मेरा बुरा रूप सामने ना आए तो अच्छी बात रहेगी उसके लिए। असाइनमेंट अगर किया नहीं ना तो चट्टू लगाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। टाइम से सही से काम नहीं किया तो। एटॉमिक का अब शुरू हो जाएगा आज के बाद से, ठीक है। आज ये टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद से एटॉमिक में बहुत फास्टली असाइनमेंट होंगे, तो उधर का जितना जल्दी है सल्टा ही दो। चलो बेटा, आज का जो टॉपिक है अभी है एलएस कपलिंग एंड मैक्सिमम थिंग्स वी नो इन एडवांस। एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग चैप्टर का नाम है, एंड जेजे कपलिंग। एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। एलएस कपलिंग का एक और भी नाम है बेटा, आरएस कपलिंग। सर ये तो बहुत अलग से नाम है, तो ऐसा क्या? एक्चुअली ये जो दो साइंटिस्ट थे, रसेल एंड सॉन्डर्स कपलिंग, इसलिए इनका नाम आरएस कपलिंग भी है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम समझ में आ गया कि ये है। क्या कर रहे हैं सुनिएगा, बढ़ जाए। इस चैप्टर में ना शुरू में जब पढ़ रहे होंगे अपन तो थोड़ा ऐसे लगेगा पता नहीं क्या ही चल रहा है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बाद में जब दोबारा रिवाइज कराऊंगा तब तुम खुद ही कहोगे कि लास्ट में जाओ, पहुंच जाएंगे ना अपने एंड में, दो क्वेश्चन करेंगे। सुनना मेरी बात, इधर ध्यान दे। लास्ट में पहुंच के दो क्वेश्चन करेंगे, उस टाइम तुम बोलोगे कि अब तीसरा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ गया। शुरुआत में एंड पट्टी है, मतलब एटसेट्रा चीजें, बहुत सारी चीजें सब मुझे लिखवानी पड़ती हैं। तुम्हें मैक्सिमम थिंग्स पता ही है, बट लिखवाने का वो फॉर्मेलिटी है, तो एक थोड़ा मैसअप होएगा चीजें, ठीक है। लेकिन लास्ट में फिर वापस से सेट हो जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इजी है, ठीक है। क्वेश्चन आता होता है, चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे। आपने बोल दिया इजी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, क्या क्या कह रहे हो? भाई बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी ऑनलाइन में? आवाज नहीं आ रही तो बोल ही जाते हैं शायद लोग। फिर आप कहीं सबको आ रही है यार। हाँ करिए। बस धन्यवाद। हाँ आप अपना देख लीजिए, ठीक है। ओके, मुझे सबसे पहले क्या कराना है, आपको बेसिक चीजें बतानी है, ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे आऊंगा एलएस कपलिंग पे, फिर अपना एंड में आएंगे जेजे कपलिंग पे। सर बेसिक में क्या बताने वाले हो, सुनिए बेटा। मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले कि क्वांटम स्टेट क्या होता है। क्वांटम स्टेट क्या होता है, ठीक है। लिखते रहिए ना साथ साथ, सम बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स, हैशटैग सम बेसिक थिंग्स। सबसे पहले क्वांटम स्टेट क्या होता है, या जस्ट स्टेट भी बोल सकता हूँ। आप बताइए क्या होता है। स्टेट का मतलब है, ये बताता है कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बताता है स्टेट? कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे रिप्रेजेंट होती है? इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग, रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग या बाय स्पेसिफाइंग, एक ही बात है, कुछ भी लिख दो। बाय लिस्टिंग ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, फोर क्वांटम नंबर्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। क्वांटम स्टेट, फोर क्वांटम नंबर्स कौन सा? एन, एल, एम एल और एम एस। एक क्वांटम स्टेट ये ऐसे एक क्वांटम स्टेट है। अब हर इलेक्ट्रॉन का बता देंगे कि कौन कहाँ पे है, तो क्वांटम स्टेट बता देंगे कि कौन कहाँ पर है। तो फिर कंडीशन ऑफ मोशन का समझ में आ जाएगा कि कौन किस लेवल में है, कैसे है, ठीक है। बहुत सारे क्वांटम स्टेट मिलके एक लेवल बनाते हैं। बहुत सारे क्वांटम स्टेट्स मिलके एक लेवल बनाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एनर्जी लेवल।
एनर्जी लेवल, यस, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल देखिएगा क्या होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय एल या इज डिनोटेड बाय, सॉरी जे, रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय जे। एनर्जी लेवल है और जे से डिनोट होता है। सिंबल क्या है एनर्जी लेवल का? सिंबल है, ट्रम्प सिंबल भी बोल सकते हो आप, ट्रम्प सिंबल फॉर एनर्जी लेवल, फॉर एनर्जी लेवल। ट्रम्प सिंबल होगा आपका N2S+1 LJ। जे, जे जरूरी चीज है, N2L+1 LJ, ठीक है। तो जे लेवल्स को एनर्जी लेवल बोलते हैं, क्लियर रहेगा। इसका एक और भी नाम है, इसका एक और भी नाम है फाइन स्ट्रक्चर लेवल। दूसरा नाम है फाइन स्ट्रक्चर लेवल। ये सब किस लिए चाहिए, अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आपको जब एनर्जी लेवल बोले तो आपको समझ में आए कि वो बोल क्या रहा है, किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक जे लेवल की बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर, नो इश्यूज इन इट। ठीक है, बढ़िए। तो ऐसे डिनोट किया जाएगा और जे लेवल को ही एनर्जी लेवल बोलते हैं, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। बेटा एक होता है सब लेवल, जब भी मैं कभी सब लेवल बोलूं तो उसका मतलब क्या समझना है, सब लेवल लिख दो या सब लेवल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। सब लेवल मतलब एमजे लेवल्स, एमजे लेवल्स मतलब समझिए कि सब लेवल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एमजे से। और एक लेवल के करस्पॉन्डिंग, लेवल मतलब जे, एक जे के करस्पॉन्डिंग 2J+1 एमजे वैल्यू जो होती है, तो एक एनर्जी लेवल यानी कि जे के लिए और 2J+1 सब लेवल होते हैं। कब होता है ऐसा कारनामा, जब आप एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करते हो तब ऐसा होता है। तो पूरी स्टोरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन वी एक्सपोज, व्हेन एन एटम इज एक्सपोज्ड, एन एटम इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल भी लिख सकते हो यहाँ पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देन एन एनर्जी लेवल इज फर्दर स्प्लिटेड, एन एनर्जी लेवल मतलब जे लेवल is further splitted, is further splitted या further get splitted, is further splitted, splits, तेरे हंसते से फर्दर गेट स्प्लिटेड, ईडी लगाऊंगा तो लगाऊंगा मतलब फर्दर स्प्लिटेड, ठीक है, इन 2J+1 MJ levels and these MJ sub levels, I am sorry, MJ sub levels। अब समझ में आ गया आपको कि सब लेवल का मसला क्या है, ठीक है। सब लेवल्स मतलब एमजे लेवल्स, इज दैट फाइन, नो इश्यूज, ठीक है। थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको कि अगर ये एक जे होगा और लाइक जे इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 5, तो ये जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू +1, सॉरी एम जे यार, एम जे इक्वल टू 0, एम जे इक्वल टू +1, एम जे इक्वल टू +2, ये इसके सामने बनाया, ध्यान रखना इसके सामने है, थोड़ा सा ऊपर हो गया मामला, जे इक्वल टू 2 लेवल, ये सामने, ये कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा अभी आप ना जाइए उस पर, हो सकता है माइनस वाले ऊपर हो, वो अभी हमें नहीं पता, मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। ये जो गैप है वो भी जरूर नहीं है सेम हो, बेटा बनाते रहिए ना आइडिया को भी, जस्ट एक आइडिया दिया हूँ कि ऐसा कुछ 2J+1 अभी देख सकते हैं 5 सब लेवल्स हैं, तो एक लेवल 5 सब लेवल्स में स्प्लिट हो रहा है। कब होगा ऐसा, जब आप एक्सटर्नल फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में एटम को एक्सपोज करोगे, क्यों होगा वो अपन बाद में देखेंगे, ओके। वैसे पता ही है इंटरेक्शन होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, एटम मतलब मैग्नेटिक डायपोल है, तो उसका फील्ड के साथ इंटरेक्शन होगा, तो उसकी वजह से जो इंटरेक्शन एनर्जी वो एमजे पे डिपेंड करती है, तो शिफ्ट अलग अलग आएगा इन सब के लिए, इस वजह से होता है।
बट अभी वो लिखने की सोचने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे सब लेवल समझना था। एक है बेटा ट्रम लेवल। क्या बोला? ट्रम लेवल। और इसको दूसरा नाम भी है मल्टीप्लेट लेवल। ट्रम लेवल या मल्टीप्लेट लेवल, ठीक है। ये इज डिनोटेड बाय या इज एक्सप्रेस्ड बाय या डिनोटेड बाय, डिनोटेड एज लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज 2s प्लस 1 l, n भी बोल सकते हैं यहाँ पे, n 2s प्लस 1 l, ठीक है। n भी जरूरी नहीं है, बस इतना ही बोल दो। उसमें भी n जरूरी नहीं था, आप n को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। बढ़ जाओ। ओके सर, इट इज डिनोटेड एज 2s प्लस 1 l। ओके, मतलब बाय स्पेसिफाइंग for a term level we specify L and S, simple। for a term level we need to specify L and S। अच्छा, एक और डाल दीजिए आप, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म लेवल। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए टर्म लेवल इज इक्वल टू 12 प्लस 1 2s प्लस 1। ये क्या चीज है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए टर्म लेवल? हाउ मैनी जे लेवल्स विल बी देयर। एक टर्म लेवल आगे जे लेवल बनाएगा, तो हाउ मैनी जे लेवल्स विल बी देयर फॉर ए टर्म लेवल, ठीक है। ये क्या चीज है? नंबर ऑफ जे लेवल्स है। या एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट करना एक बार। लाइक 2D हो, 2D हो तो s इक्वल टू क्या हुआ? हाफ, और l इक्वल टू क्या हुआ? 2। तो जे लेवल कितने आया? तो मिनिमम दोनों का 3/2 और मैक्सिमम दोनों का 5/2, 2 आया। अपन अगर ये वाली बात देखें कि 12 प्लस 1 यानी कि हुआ 5, और ये देखें तो अपन हुआ 2, ये तो 10 आया। तो मतलब नंबर ऑफ जे लेवल नहीं है ये, एम जे लेवल्स है। सुनिएगा कैसे, 3/2 है, तो एम जे की वैल्यू क्या हुई? -3/2 माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस 3/2, माइनस जे से लेके प्लस जे तक इंटीग्रल स्टेप्स में एक एक ऐड करते हुए। इसके लिए कितनी हुई? 4 तो ये होगी, इसके लिए 6 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ -5/2 और यहाँ +5/2 आ जाएगा। समझिए बेटा, तो 4 उसके लिए थी, 6 इसके लिए थी, यानी कि 10। तो ये नंबर ऑफ एमजे लेवल्स है, नंबर ऑफ टोटल एमजे लेवल्स, ये टोटल एमजे लेवल्स है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए टर्म लेवल इज दिस वन, 2l प्लस 1 एंड 2s प्लस 1, ठीक है। वन मोर थिंग, समझ गया ना? ये दिक्कत नहीं है कोई भी? अच्छा, ये मल्टीप्लिसिटी वाली बात है ना सर, आप वहां पे बात कर सकते थे, जो लेवल लिखा है ना आपने, तो जैसे ये बनाया एनर्जी लेवल लिखा ना आपने यहाँ पे, फाइन स्ट्रक्चर लेवल, इसमें भी मल्टीप्लिसिटी की बात कर सकते हो। मल्टीप्लिसिटी हो गया यहाँ पे 2j प्लस 1, अगेन दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ mj लेवल्स, नंबर ऑफ mj लेवल्स। मल्टीप्लिसिटी क्या है? 2j प्लस 1। ये कहाँ लिखना है आपको, समझ गया ना? कहाँ लिखना है भाई साहब? मैंने जाके लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बेटा तुमने लिख लिया? इस बावली बावली कैसे हो रही है? हाँ, कौन सा जे? सब जगह कैपिटल है, सब जगह कैपिटल है, छोड़ के एक चीज को, जे जे कैपिटल कपलिंग में हेडिंग लिखी ना, वह छोटा है। मैं जब भी छोटा लिखूंगा तो बिंदी लगाऊंगा, ठीक है। बड़ा लिखूंगा तो भाई अब मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं ऐसे करके पूरा प्रोफेशनली अच्छे से लिख के लाऊं, ठीक है। बढ़िया है, तो कंफ्यूजन है तो पूछ लिया,
सब जगह बड़ा है, सब जगह बड़ा है। एटम की बात कर रहे हैं ना, क्यों बड़ा है, एटम की बात कर रहे हो आप। ऑल सेट, बढ़ जाऊं सर। आज काफी लेवल लेवल की बात हो रही है। तो तीन टाइप के लेवल होते हैं, ठीक है, तीन टाइप के लेवल होते हैं, ट्रम लेवल, एनर्जी लेवल, सब लेवल और सब लेवल्स, ठीक है। ओके, प्लीज कीप इट इन माइंड। ओके, एक और बात करता हूं मैं यहाँ पे। आप मल्टीप्लिसिटी की बात कर ले बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ जे लेवल्स भी बोल सकते हो आप यहाँ पे कि क्या होगा, नंबर ऑफ जे लेवल्स फॉर ए ट्रम लेवल, और करस्पॉन्डिंग टू ए ट्रम लेवल, करस्पॉन्डिंग टू ए ट्रम लेवल। तो जे लेवल्स मतलब एनर्जी लेवल्स, करस्पॉन्डिंग टू ए ट्रम लेवल, ट्रम लेवल, और 2s+1l। इसके लिए नंबर ऑफ जे लेवल्स कितने होंगे, तो ये होगा जे का जो वैल्यू है वो या तो 12+1 होगा या फिर होगा 2s+1। जे है वो या तो 12+1 होगा या फिर 2s+1 होगा। ये कब होगा, जब s छोटा होगा l से। एक मिनट रुक जाना, लिखना मत अभी। ये कब होगा, जब l छोटा होगा s से। और वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू लो दो, सर s = ½ है और l = 1 है, ठीक है। j की कितनी वैल्यू आएंगी, वैसे निकाल लो, दोनों का मिनिमम, दोनों का मैक्स, मिनिमम टू मैक्स, एक के डिफरेंस पे दो वैल्यू आई। दो वैल्यू कहां से आई, किसके 2s+1 करने से आई, इसके 2s+1 करने से 2 आएगा, आया ना। इसके 12+1 करने से तो कितनी आई, 3 आती, तो अभी 2 आ रही है। इसका मतलब जब s छोटा है, जो छोटा है उसके हिसाब से आती है। s छोटा है तो 2s+1 आएगी, l छोटा होता है s से तो 12+1 आएंगे। वो भी मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल लेके। तो इसको रटना कैसे है, इस तरीके, रटना नहीं है मतलब, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। लाइक एक और देता हूं मैं, जैसे l = 1 हो और s है वो आपका 3/2 हो, तो अब l छोटा हो गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो देखो एक बार कितने आ रहे हैं, दोनों का मिनिमम कितना हो गया, ½ दोनों का मैक्स कितना हो गया, 5/2। तो सर ½ 3/2 एंड 5/2, 3 आ रहे कि नहीं आ रहे, तो ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। आप चाहें तो ये दोनों सिचुएशंस डाल सकते हो जो मैंने लिखी थी, ताकि आपको ये रटना ना पड़े। डाल दीजिए, एग्जाम्पल दे देना नीचे कि एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल ये है। बेटा दूसरा वाला क्या लिया था अपन ने, s = ½ और l = 1 हो। अच्छा, भावुकता में एक गलती मत कर देना, l की वैल्यू कभी भी नॉन इंटीजर मत ले लेना, l हमेशा इंटीजर ही होगा। कभी एग्जाम्पल देते देते आपके दिमाग में कोई फितूर चढ़ जाए, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। कभी भी लिखना है l हमेशा इंटीजर ही होगा। ये बात भी आप डाल सकते हो, डालना चाहो तो, कि l तो इंटीजर ही होगा। यहाँ पे j की वैल्यू क्या आ जाएंगे बेटा, ½ और 3/2। तो जो छोटा है उससे डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ j कितना होगा, करस्पॉन्डिंग टू ए ट्रम लेवल। फाइन गाइज, बोलिए। यस सर, बढ़ जाइए। तो थोड़ी बातें होगी सर ट्रम लेवल पे, मल्टीप्लेट लेवल पे रहे सब। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बढ़ जाओ। स्पेक्ट्रल लाइन किसको बोलते हैं, नेक्स्ट आपका है स्पेक्ट्रल लाइन। ये थोड़ी बेसिक चीजें चल रही है आपकी, है ना। तो नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल लाइन किसको बोलते हैं। पहले मैंने बताया क्वांटम स्टेट, स्पेसिफाइंग द all the 4 quantum numbers for each of the electron of the atom is defining the quantum state for the atom, ठीक है। फिर था एनर्जी लेवल, जे लेवल, सब लेवल, mg लेवल, ट्रम लेवल 2s+1l, s और l डिफाइन करना, फाइन। उसको मल्टीप्लेट लेवल भी बोलते हैं। जे एनर्जी लेवल्स को फाइन स्ट्रक्चर लेवल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर उससे एक्सप्लेन हुई थी, वो बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ रहे हैं बेटा स्पेक्ट्रल लाइन पे। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, वेव नंबर स्केल पे जो इंटेंसिटी मैक्सिमा आता है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है, और किसके लिए करस्पॉन्डिंग आता है ये स्पेक्ट्रल लाइन, एक इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक, पोजीशन ऑन द वेव नंबर स्केल किसका, ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन या वेव नंबर ऑफ द फोटोन करस्पॉन्डिंग टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन। काफी हैवी सी बात है लेकिन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, दो लेवल्स के बीच में, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ उससे थोड़ा आपको लिखने में आइडिया हो जाएगा। ये वेव नंबर स्केल है, तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन होगा,
इसको ये जो आएगी इसको स्पेक्ट्रल लेवल स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे। ये वेव नंबर स्केल है, ये स्पेक्ट्रल लाइन है, ये स्पेक्ट्रल लाइन है। सर ये दो क्या चीज है? सर ये दो है, बताइए दो क्या चीज है? सर ये दो आपके एनर्जी लेवल हो सकते हैं, एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, और ट्रम लेवल हो सकते हैं, और सब लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वेव नंबर स्केल पे जो लाइन होती है उसको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। चाहे ट्रांजिशन एनर्जी लेवल के बीच में हुआ हो, चाहे ट्रांजिशन ट्रम लेवल्स के बीच में हुआ हो, चाहे ट्रांजिशन सब लेवल्स के बीच में हुआ हो। इज दैट क्लियर टू यू? लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत है? इस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन। तो लाइन इंटेंसिटी, लाइन मतलब एक्चुअली में इंटेंसिटी मैक्सिमा। आपको बताया था ना कि ये एक्चुअली लाइन नहीं होते, ऐसे मैक्सिमा होता है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा on the wave number scale generated by the transition between any two energy levels generated by electric dipole transition between any two energy levels or term levels or sub level is called as spectral line। लैंग्वेज लिखवाऊं या चल जाएगा? अरे बोलो, चल जाएगा सर, क्यों ज्यादा वो बारी वाली चीज करते हो? टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मैं आऊंगा उससे पहले सुनिएगा मेरी बात। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस तीन टाइप होते हैं बेटा, तीन टाइप होते हैं। पहला होता है लाइन, पहला होता है लाइन, ठीक है? तो इसको है ना लाइन बोलते हैं कब? जब ये एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा होगा, मतलब ये जे लेवल हुआ, ये जे लेवल हुआ, तब ये जो आएगी लाइन उसको क्या बोलेंगे हम? लाइन बोलेंगे। एक बोलते हैं मल्टीप्लेट, मैं यहां लिख रहा हूं, आप अभी मत लिखना। एक बोलते हैं मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट कब बोलते हैं? जब एनर्जी ट्रम लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन से ये बन रही होगी तो। और एक बोलते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट कब बोलते हैं? जब आपके सब लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन से ये बन रही होगी। तो अब ये डाल दो, फिर यहां नीचे डेफिनेशन लिख देंगे बस। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से लाइन, पहले ये डालो ऊपर, फिर मैं आता हूं नीचे। ये इसके नीचे डाल दो ये सब चीजें, ब्रैकेट ब्रैकेट, और एरो लगा देना। अगर आप पे जगह नहीं हो तो उस हिसाब से सेट कर देना, दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े आपको सही तरीके से। मल्टीप्लेट और कंपोनेंट। क्वेश्चन में जब कंपोनेंट पे बात कर रहा होगा तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? ओ, एमजे लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहे हैं, लाइन बोलेगा एनर्जी लेवल्स के बीच में, और ट्रम और मल्टीप्लेट बोलेगा तो मल्टीप्लेट लेवल्स या ट्रम लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा होगा। फाइन। स्पेक्ट्रल लाइन बोले तो कुछ भी हो रहा होगा, जनरली स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। आया समझ में? ओके ओके ओके। तो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, सर लाइंस मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको चित्र से समझाते हो कि ये अगर J1 जे मतलब ये इस तरीके से और इनके बीच में दो जे लेवल्स हो, आपको रिप्रेजेंट करने का इसका तरीका और भी है। लाइक पूरा टर्म सिंबल लिख दूं मैं यहाँ पे, तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इसमें कुछ ऐसा कुछ डाल के भी लिख सकते हैं कि ये ऐसा कुछ हो। मैं कहूंगा इतना ही रखो अभी के लिए, ठीक है? या तुम चाहते हो तो मैं लिख भी सकता हूँ, अगर समझदार हो तो देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझदार तो हो ही ना यार, अब क्या दिक्कत आ रही है समझदारी में तुम्हारे? ठीक है, तो इन दो जे लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन होगा, उसके लिए जो यहाँ पे आएगी उसको हम लाइन बोलने वाले हैं। सर बेटा डाल दो ऐसे कैसे, ये वेव नंबर स्केल है। ऐसे औरों के लिए चित्र बना दो, थोड़ी सी मजदूरी होगी ज्यादा अपनी, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बात अपन लिख तो चुके हैं, बट फिर भी एक बार लिख देते हैं, फटाफट लिख दो फिर तो। दूसरा क्या था सर? मल्टीप्लेट, उसको मल्टीप्लेट लाइन भी बोल सकते हो और जस्ट मल्टीप्लेट भी बोल सकते हो, ठीक है? मल्टीप्लेट कब आएगी बेटा? सर ये हो 2s प्लस 1l, और ये हो सर 2s प्राइम प्लस 1 और l प्राइम बोल देता हूँ बेटा, और तो कुछ उपाय है नहीं मेरे पास, ठीक है? मतलब दो टर्म लेवल और डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? इनके बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे जो लाइन आएगी उसको हम मल्टीप्लेट बोलने वाले हैं। ये चीज क्या? वेव नंबर स्केल है, मल्टीप्लेट।
कंपोनेंट किसको बोलने वाले हैं सर? सर अगर कंपोनेंट, अगर ये एक mg लेवल हो, mj लेवल, और ये दूसरा mj लेवल हो, ये प्राइम बोल देता हूँ, ये डबल प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ट्रांजिशन होता है तो वेव नंबर स्केल पे जो आपके पास लाइन बनेगी, स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, उसको हम कंपोनेंट बोलने वाले हैं। ऑल सेट, ठीक है। एक लास्ट है रेजोनेंस लाइन, एंड होपफुली यू गाइस नो इट। रेजोनेंस लाइन शुरुआती लेक्चर में बात हुई होगी आपकी, फर्स्ट में। बढ़ जाओ। रेजोनेंस लाइन लास्ट है, ये रेजोनेंस लाइन। ये कौन सी लाइन होती है बताओ? प्रिंसिपल सीरीज की फर्स्ट लाइन बोल दो। पहले सीरीज कौन सी आती है? प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है। तो प्रिंसिपल सीरीज की फर्स्ट लाइन बोल दो, या फिर आप ऐसे बोल दो कि जितनी एनर्जी दो उतनी ही एनर्जी का फोटोन निकल जाए। याद है आपको थोड़ा सा? n इक्वल टू 1 से 2। लाइमन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में लाइमन सीरीज की पहली लाइन थी, ठीक है। और जैसे सोडियम स्पेक्ट्रम में बात करें अपन, तो प्रिंसिपल सीरीज की पहली लाइन हो जाएगी। समझ गए? तो मैं थोड़ा ऐसे बोल देता हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। मैं समझाने की जरूरत थोड़ी है अभी यार। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, एटम और हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज इन एल्किली स्पेक्ट्रा, लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज इन एल्किली स्पेक्ट्रा। जो पहली लाइन होती है ना वो, ठीक है, उसको रेजोनेंस लाइन बोलते हैं। थोड़ा याद रहेगा आपको। ओके, रीजनिंग आपको पता ही थी कि किसको क्या बोलते हैं। बढ़िया सर, बढ़ जाऊं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बार बार यूज होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका एटम और आयन विद मल्टी इलेक्ट्रॉन, या वेरियस टर्म्स इन द हैमिल्टनियन ऑफ, ऐसे लिखो यार, वेरियस टर्म्स इन द हैमिल्टनियन ऑफ, हैमिल्टनियन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयन, और फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयन। आयन हो जैसे क्रोमियम प्लस पे बात कर लो या क्रोमियम एटम पे बात कर लो, तो उसका जो हैमिल्टनियन होगा उसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे, ये बात करना चाहते हैं। चले बताइए क्या क्या आएंगे। सर एक बार एटम का डायग्राम बना दो फिर हम समझ जाएंगे। भाई एटम में क्या होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है सर। एक तो न्यूक्लियस होगा, उसके बाद में सर सेल्स होंगी, यानी इक्वल टू 1 सेल यानी कि के सेल, ये एल सेल और ये एम सेल, इस तरीके से सेल्स होंगी। यहाँ n इक्वल टू 1 में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं समझ में आ गया? 2s और 2p में होंगे, उधर 6 होंगे उधर 2 होंगे, 4 5 6 7 और एक 8। सही बन गया क्या? ठीक ठाक है। इसमें n इक्वल टू 3 में कितने होते हैं? 18 होते हैं, याद है? अब जरूर नहीं है मैं सारा बनाऊं, मेरे को जस्ट एक दिखाना है भाई, कोई थोड़े कम दिखा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था तो ऐसा कुछ दिखा दिया जनरली, ठीक है। बारात में आ रही हूँ मेरी, में चित्र बनाना है साथ साथ बना लो। क्या क्या टर्म होंगी आते हैं सर। पहली टर्म होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस भी होगी वैसे तो, बट वो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बहुत हैवी है,
मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे। सो हम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको थोड़ा एक बार के लिए बोल सकते हैं कि लगभग जीरो ही है, रेस्ट पे है न्यूक्लियस, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो न्यूक्लियस की हम रेस्ट फ्रेम में ही डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हर लैब फ्रेम में वो रेस्ट पे, ऐसे बोल सकते हो। ऑल सेट। तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगी बेटा, कैसे लिखी जाएगी? अरे सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखी जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है सर, pi² 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत सारों की लिखनी है तो I = 1 to जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाएंगे वहां पे। अच्छा n की जगह z लिख दो तो ज्यादा सही लगेगा, नहीं n ही लिख दो, z लिखोगे तो एटम की बात हुई, और आयन की भी तो बात कर रहे हो आप, तो फिर तो उसमें तो n ही लिखना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो z के बराबर हो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कुछ निकाल लोगे तो एक दो निकाल लोगे तो फिर z के बराबर नहीं रहेंगे, n लिख दो वो ज्यादा सही है। कोई बात नहीं है, सब सही है। और क्या होगी बेटा? सर एक कूलम्ब इंटरेक्शन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ में, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। तो कूलम्ब इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द न्यूक्लियस, विद द न्यूक्लियस। बेटा एक ये भी होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में भी कूलम्ब इंटरेक्ट करेंगे, अभी एक बार ये लिख रहे हैं अपन, न्यूक्लियस के साथ कूलम्ब इंटरेक्शन, कूलम्ब इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन्स में एस लगा ना, कभी इलेक्ट्रॉन लिख के छोड़ दो, छोटी छोटी गलतियां होती है बट करनी नहीं है ना, एस है वहां पे, एक इलेक्ट्रॉन है या बहुत सारे हैं, तो नींद में कैसे है तू, शर्म नहीं आई? मैं लिख रहा हूं, तुम्हारे क्या पेट दर्द हो रहा है, और कोई थोड़ी कर रहा है ऐसी गलती, तो अभी क्या लिखा पढ़ी कर रही है, तो ये तो पीछे क्यों चल रही है वो पूछ रहा हूँ। आप आगे खड़े तो बाकी के आगे नहीं खड़ा था, मैं तेरे आगे ही खड़ा था बस। कूलम्ब इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द न्यूक्लियस, बेटा लिखवाओ तो सही कितने हो गए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं ठंड रखो हो जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। या फिर एक बार इन दो का देखो क्या होगा, फिर इन दो का देखो, फिर इन दो का देखो, तो इजी है भाई, 1/4 पे एप्सिलॉन और के Q1 Q2/R, ठीक है। Q1 कितना हो गया, न्यूक्लियस पे चार्ज तो प्लस जेड ही होगा, चाहे आयन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो माइनस ही होगा बाई आर, आर आई बोल देते हैं ith इलेक्ट्रॉन, इन सब का ऐड कर देता हूं, बात खत्म, इन सब का ऐड कर देता हूं, I = 1 to n ही लिखूंगा बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे, ये आ गया आपकी। अब जो भी इसको लिखना चाहो, कूलम्ब इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ, डायरेक्ट लिख दो ना ऐसे ही, सेकेंड टर्म है बस ऐसे ही, इजी। यही हो गया, सब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का देख लिया, दूसरे का देख लिया, सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी, अच्छा थर्ड टर्म क्या होगी सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, चौथी क्या होगी, ठीक है थर्ड देखो, थर्ड होगी आपकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, कूलम्ब इंटरेक्शन, ठीक है। तो कूलम्ब इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इच अदर, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कूलम्ब इंटरेक्शन, ये ज्यादा सही लगेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कूलम्ब इंटरेक्शन एनर्जी, कूलम्ब इंटरेक्शन बोल दो या रिपल्सन भी बोल सकते थे, ठीक है। एनर्जी इसका एक और भी नाम है, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी बोल देते कई बार, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी या रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी, रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी बोल देते हैं कई बार, इंटरेक्शन और डाल दो यार, कई बार बोल देते हैं उसको, रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी या रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं बोलते यार, शायद इंटरेक्शन ही बोलते हैं, अब लिखा गया कोई बात नहीं, आप रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक हटाओ यार, रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं वही लेना पड़ेगा अपने नाम। क्या हुई आप देखो एक बार, सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की
देखो बेटा एक बार मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके समझाता हूँ। भाई ये इस इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन की होगी, इनको मैं एक बार आई और जे दे दूं, दोनों के बीच में डिस्टेंस को आर आई जे दे दूं, ठीक है। ऐसे ही जितने भी पेयर बनेंगे वो सब देख लो, आया ना, ठीक है। तो चलो इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, आपको समझाता हूं मैं, पहले सुन लेना एक बार। के Q1 Q2 बाई आर आई जे, स्क्वायर कहां से आएगा, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, पिछले वाले में तो स्क्वायर नहीं लगाया, तुम देख लो उसमें, के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। अच्छा समेसन होगा, ध्यान रखिए इसमें अगर आप हाफ का डिवाइड कर लो तो समेसन में आप ऐसे डाल सकते हो कि समेसन आई और जे के ऊपर समेसन है, आई और जे 1 to n जाएंगे, ठीक है। आई और जे आपके 1 to n जाएंगे दोनों ही, ठीक है। और आई नॉट इक्वल टू जे होगा। सर आप बोलेंगे ये तो हाफ तो होता ही नहीं है, के Q1 Q2 बाई आर ही होता है। बेटा जब भी आप हाफ लेते हो ना, जब भी आप हाफ लेते हो, अगर हाफ नहीं लोगे तो आपको यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे लिखना पड़ेगा या जे ग्रेटर देन आई लिखना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है इसको लिखने का, ठीक है, आप ऐसे डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको क्या बोलते हैं हाफ लेना है यहाँ पे, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये कंस्टेंट हट जाएगा, बस एक ही कंस्टेंट आएगा, आई नॉट इक्वल टू जे या जे नॉट इक्वल टू आई, जैसे भी आपको लिखना पसंद आए। हाफ इसलिए लगाते हैं कि हमें ना इस वाले ये जो यहाँ पे लगा है डेफिनेशन, उसमें आई और जे का जो पेयर है उसको हम दो बार कंसिडर करते हैं, एक बार तो आई का जे के साथ, और फिर जब जे के पेयर बना रहे होंगे तो जे का आई के साथ वापस कंसिडर कर लेते हैं। बट ये पेयर तो एक बार ही आना चाहिए था, इसलिए हम दो का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, दिस और दिस, हम नीचे वाले को प्रेफर करते हैं जनरली, ठीक है। अच्छा अभी आपको ना भी समझ में आए कोई बात नहीं है, आप जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो उस टाइम ये अच्छे से डिराइव करके समझाया जाएगा कि कैसे पेयर कम किए, हालांकि वैसे समझ में आ गया होगा, आई का जे के साथ और जे का आई के साथ है तो दो बार पेयर कंसिडर हो रहा है, इसलिए हम हाफ से डिवाइड करते हैं। वो इस डेफिनेशन की वजह से हो रहा है क्योंकि आपने एक कंस्टेंट हटा दिया ना कि जे ग्रेटर देन आई है, इसलिए जे नॉट इक्वल टू आई वैसे एक कंस्टेंट रखा है, खुद का खुद के साथ तो हो ही नहीं सकता ना इंटरेक्शन, तो वो कंस्टेंट रखा है वैसा आपने, बाकी सबका सबके साथ देखना है। जे नॉट इक्वल टू आई का मतलब ये हुआ खुद के साथ नहीं देखना, बाकी सबके साथ देखना है, बाकी सबके साथ देखना है तो इसका मतलब है आई का जे के साथ भी देखोगे, जब जे की नंबर आएगी तो जे का आई के साथ भी देखोगे, तो दो बार कंसिडर कर लिया आई जे पेयर को, इसलिए ऐसे कुछ करना पड़ रहा है। सही है सर। बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो टर्म है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, जो शुरू की दो टर्म है ना उनके कंपैरिजन में बहुत छोटी टर्म है, ठीक है। इसी बात मैं चाहो तो आप यहां लिख सकते हो या फिर अपन लास्ट में एक साथ लिख देंगे कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ दे आर ऑल स्मॉल टर्म्स, नॉट द, मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग टर्म नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एंड टू आर मच डोमिनेटिंग, ठीक है। चलिए तीन हो गए आपकी, चौथी टर्म देखिए क्या आएगी, आप खुद बता दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सर इलेक्ट्रॉन के पास में स्पिन भी है, तो स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी या स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। जनरली कोरिलेशन वर्डिंग यूज होती है, तो फोर्थ नंबर है स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, कोरिलेशन एनर्जी या स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी किस वजह से है बेटा, ड्यू टू स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये किस वजह से है, ड्यू टू स्पिन ओरिएंटेशंस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको ऐसे बोल सकते हो ड्यू टू एक्सचेंज फोर्स। बेटा एक्सचेंज फोर्स याद है कि पैरेलल स्पिन है वो रिपेल करते हैं और एंटी पैरेलल है वो अट्रैक्ट करते हैं, ये याद होगा आपको। तो ओरिएंटेशन अब किसी का कुछ है किसी का कुछ है, तो वहां पे इस तरीके का एक एक्सचेंज फोर्स वहां पे लगेगा, तो एक्सचेंज फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी है। फाइन सर, अभी उसका एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है बेटा, स्पिन ओरिएंटेशन पता नहीं है अपने को, कौन इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एस वेक्टर है उसका, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन है सबका हम नहीं लिख पाएंगे सही तरीके से, तो बस एक बार कंसिडर किया हुआ है कि ऐसा कुछ है, समझो, एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते हम यहाँ पे। कोई बात नहीं सर, समझ तो आ गया भाई, आपको रीजन पता होना चाहिए किस वजह से। हाँ तो वो तो ठीक है, स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी ड्यू टू स्पिन ओरिएंटेशन है, और आप ऐसे बोल सकते हो एक्सचेंज फोर्स की वजह से है।
बेटा छठा नंबर है पांचवा नंबर है? पांचवा। पांचवा बेटा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। इसका तो मैं एक्सप्रेशन डाल सकता हूं अगर आप थोड़ा बहुत याद दिलाओ तो मेरे को। तो स्पिन मोशन इज अफेक्टेड बाय द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है म्यू एस डॉट बी एल, ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आता है वहां पे, दोनों की वजह से इंटरेक्शन होता है। अल्टीमेटली जो डेल्टा ई एल एस है वो आपका कुछ ऐसा आ जाती है, सम कांस्टेंट और एल डॉट एस कुछ ऐसी आ जाती है। याद आ रहा होगा आपको? थोड़ा मैं रिमाइंड करा सकता हूँ इतना आया? आपको पूरा ही याद है? अब बहुत ही अच्छी बात है, पूरा याद है। तो किसी को नहीं याद है तो ए लिख दो, मेरे जैसे बंदे, ठीक है। हालांकि जोर दिए लगाएंगे दिमाग पे तो 5.84 एन क्यूब नीचे नीचे फलाना Z4 डिकड़ा डिकड़ा LL+1 सब आ जाएगा दिमाग में, पर अभी नहीं लगा रहे जोर, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इन शॉर्ट। ओके, किस वजह से ये ध्यान रखना पक्का, 2 बार समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये भी छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन के इंटरेक्शन की वजह से होती है। ओके, नाउ the terms first and second are dominant terms and 3, 4, 5 are perturbative terms. Perturbative kind of terms, या पर्टर्वेटिव टर्म्स भी लिख देता तो सही आ जाता, काइंड ऑफ टर्म्स भी ठीक है, चलेगा। पर्टर्वेटिव मतलब समझते हो आप? पर्टर्वेशन टर्म्स है। पर्टर्वेशन मतलब है कि छोटी टर्म। पर्टर्वेशन थ्योरी अगर आपने पढ़ा हो तो पर्टर्वेशन का मतलब होता है एक चिन्ना सा चेंज इन द हैमिल्टनियन। तो पर्टर्वेटिव टर्म मतलब है कि छोटा सा चेंज है, बड़ी नहीं है, बहुत ही लेस डोमिनेंट है। ओके, चलिए, तो पर्टर्वेटिव काइंड ऑफ टर्म्स है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए। ऑर्डर ऑफ एक सेकंड यार, एक सेकंड ऑर्डर को रोको एक बार। ये जो टर्म आपने लिखी है 5 लिखी है आपने, ठीक है। देयर कैन ऑल्सो बी सम अदर टर्म्स ऑल्सो, लेकिन हम उसको अभी उस पर बात कर नहीं रहे हैं। कोई बोले ना सर ये 5 ही होती है क्या, तो नहीं है, और भी हो सकती है। लाइक क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन हो सकता है ना। तो देयर कैन बी अदर टर्म्स ऑल्सो, बट और कंसर्न इज विद दिस 5 टर्म्स ओनली राइट नाउ, ठीक है। वो भी थोड़ी छोटी छोटी होती है, तो एक बार वो डाल दीजिए अपन। देयर कैन बी अदर टर्म्स ऑल्सो, अदर स्मॉल टर्म्स ऑल्सो, या अदर पर्टर्बेटिव टर्म्स ऑल्सो, ये ज्यादा अच्छी वर्डिंग है। पर्टर्बेटिव टर्म्स ऑल्सो लाइक क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन, रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म। एक कोई न्यूक्लियस का मोशन भी कंसिडर कर ले तो न्यूक्लियर मोशन की करस्पॉन्डिंग भी टर्म हो सकती है वहां पे। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी कुछ हो सकता है, वो बहुत सारी चीजें ना, बड़ा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये 5 ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको हम लेकिन कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी, उस ऊपर वाली कोई 5 को ही कंसिडर करके बातें कर रहे हैं। उनको क्यों कर रहे हो? ये उनसे भी छोटी है, इसलिए इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लिख दो एक बार, सिंस ये बहुत स्मॉल होती हैं, सो वी आर neglecting them right now, since they are very small generally, they are very small generally, most of the cases में बहुत ही small होती हैं, they are very small यार, they are generally very small, since they are generally very small, so we are neglecting them right now, so we are neglecting them right now, राइट नाउ। तो सर कभी कंसिडर भी करेंगे क्या? हाँ भाई कर सकते हो, अगर तुम्हें रिसर्च करनी होगी तो पीएचडी में जाके ऐसी बातें कर सकते हो। वहां पे अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर किसी का स्पेक्ट्रा देखना है, बहुत डिटेलिंग चाहिए, तो करना ही पड़ेगा भाई। जो भी है टर्म हो सकती है वहां पे सबको कंसिडर करना पड़ेगा। अभी जब हम एमएससी कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 टर्म पे बात कर लो, ठीक है। चलते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ वेरियस पर्टर्बेटिव टर्म्स। वेरियस पर्टर्बेटिव टर्म्स मतलब 3 4 5 पर्टर्बेटिव या पर्टर्बेशन या पर्टर्बेटिव टर्म्स, ठीक है। इन एटम्स, ऑर्डर ऑफ वेरियस पर्टर्बेटिव टर्म्स, एन एटम्स भी ना लगाओगे तो चल जाएगा। 3 4 5 का ऑर्डर, ठीक है। इन लाइटर एटम्स, पहला पॉइंट है इन लाइटर एटम्स, बताओ लाइटर एटम्स में जो वेरियस पर्टर्बेशन टर्म्स हैं 3, स्पिन स्पिन कोरिलेशन, रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी एंड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। इनमें लाइटर एटम्स में डोमिनेंट कौन रहेगी सबसे ज्यादा? स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी। बात हुई थी क्या हमारी कभी? कोरिलेशन एनर्जी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। उसके बाद में रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी मतलब समझ गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एनर्जी। सेकंड नंबर पे। थर्ड पे है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है, इन हैवियर एटम्स, इन हैवियर एटम्स, अच्छा लाइटर एटम्स हैवियर एटम्स, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है कि भाई इससे नीचे ये इससे ऊपर ये। जनरली आप ऐसे बोल सकते हो कि 30 40 से नीचे लाइटर एटम्स, 50 से ऊपर हैवियर एटम्स, बीच में थोड़ा मिक्सिंग काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। ओके, हैवियर एटम्स में अब मेरे को रीजन नहीं बताया यार तुम लोगों ने कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी छोटी क्यों है छोटे एटम्स में। सॉरी, किस किस की पूरी है? सबकी। कौन खड़ा हो रहा है? भाई साहब खड़े हो रहे हैं। ऑर्बिट्स कम रहती हैं, ऑर्बिट्स तो खूब रहती है। आप ये बोलो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ऑर्बिट तो नंबर इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, एन की वैल्यू कहाँ खत्म हो रही है। तो खाली भी होते हैं तो जरूर थोड़ी भरी की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट तो खाली भी तो है ऊपर की। अब वैसे तो हाइड्रोजन एटम में 1s में आ गया एक इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल टू 2 की बात करते हो, 3 की बात करते हो, तुम्हारा जी करता है तो 8 की भी बात करते हो। ऑर्बिट की कहाँ कमी है? 9 की भी कर लो, खूब एनर्जी देगे। कम इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या हो गया? मुद्दा तो ये बताना है। ये तो सबको पता है, लाइटर मतलब कम इलेक्ट्रॉन वाले एटम, कम जेड वाले यानी कि कम इलेक्ट्रॉन वाले। तो कम इलेक्ट्रॉन होने से होगा क्या? तूने पढ़ा है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन? बढ़िया, गर्दन हिला दी। एमएससी में ना हमारे एक मास्टर था और हमारा क्या डिस्कशन होता था असाइनमेंट का। हमको असाइनमेंट मिलते थे, उसका डिस्कशन होता था। तो डिस्कशन मतलब पावरफुल होता था और पूरी क्लास भरी रहती थी। क्लास तो वैसे कोई ना ले पर वो असाइनमेंट की क्लास जरूर लेते थे कि हमारे क्वेश्चन से आते थे तो हमें थोड़ा आइडिया चाहिए होता था कि भाई क्वेश्चन कैसे करने हैं। टफ क्वेश्चन होते थे थोड़े, मतलब कुछ ज़्यादा ही टफ वो वाले। तो पूरा होल भरा रहता था। ईएमटी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। होल इसलिए भरा होता था कि जो सर कराते थे वो थोड़े से मतलब मस्त सर थे पढ़ाने में। काफ़ी रेपुटेड है वो, कुछ लोग जानते भी होंगे शायद, शोभित महाजन के नाम से, ठीक है। एक तो शोभित महाजन सर होते थे, ये जो ऑर्थर बाइजर बुक है ना उसके राइटर है वो। आपने ऑर्थर बाइजर सुना होगा, उसका जो एशिया वर्जन है उसके राइटर है शोभित महाजन। अब शायद जान जाओ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है। अब जान जाओ शायद, थोड़ा सा मतलब समझ गए होंगे कि बंदा क्या है, थोड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी, है ना, मतलब अच्छी वाली है, ठीक है। अच्छा, तो शोभित सर पढ़ाते थे और साथ में 2 फैकल्टी रहती थी जनरली। दूसरे जो सर थे वो थे, शोभित सर तो चिल है, वो तो रिलेटिविटी जब करा रहे थे तो ऐसे बोलते थे कि बंदर नीचे आया, बंदर ये क्या वो क्या, ऐसे मतलब थोड़ा सा देसी भाषा में पढ़ाते थे, थोड़ा हिंदी भी फॉलो करते थे। सौरभ सुर का क्या सीन था? दूसरा नाम है सौरभ सुर, सौरभ
SUR नाम है उनका, ठीक है। वो थोड़े से थे, एक्स्ट्रा सीरियस बंदा नहीं देखा तुमने कभी जिंदगी में, जो कभी हंसा ही नहीं हो। मैंने कभी उसको हंसते नहीं देखा 2 साल में, कभी किसी से बात करते नहीं देखा। एंटर क्लास में अपना लैपटॉप खोला, 2 चश्मा लाता था, एक उतारी दूसरी पहनी, लैपटॉप की अलग होती थी, दूसरी जनता को देखने की अलग होती थी, जनरली ऐसे होता है, ठीक है। सेटअप किया, बोर्ड पे स्टार्ट, किसी को पीछे क्या मतलब पीछे से सो, मैं लिटरली 2-2 2.5 घंटे सोया हूं जब भी उनकी क्लास में। पीछे हम सोने जाते थे, क्लास में आराम से सोते रहते थे, कभी पीछे नहीं आना, कुछ ही नहीं, कोई कुछ ही कर रहा है, बात करते रहो, उसने देख लिया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी कि जिधर घूमी ना उधर खौफ घूमता था। उसकी आंखें ऐसी थी, मतलब जो देखता था खौफ घूमता था। अब असाइनमेंट के डिस्कशन में भाई साहब एक साइड में सौरभ सूर है, एक साइड में शोभित सर है। शोभित सर तो ऑब्वियसली मतलब चिल बंदे हैं, तो थोड़ा देख के पूछते थे किससे पूछना है। सौरभ सर की नजर ये होती थी कि किससे पूछूं। भाई जब उसकी ऐसी नजर होती ना, तो ऐसे ऐसे मुंडी है ना नीचे जाती रहती, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मुंडी नीचे जाती। एक दौर ऐसे आता था, मतलब क्लास में एक इंस्टेंट ऐसा होता था कि एवरीवन इज लाइक दिस, एवरीवन, कैन यू गैस द सीन। पूरा हॉल भरा है 200 बच्चों का, और सब के सब यू है, सब गलती से किसी का यू भी हुआ ना, यस यू कम ऑन द स्टेज, यस यू ऐसे बोल दो अंग्रेजी में, यस यू स्टैंड अप प्लीज कम ऑन द स्टेज। और भाई साहब उसके पानी ऐसे निकल जाता था, पूरा शरीर में खून है ना पानी बन जाता था। एक दिन मैं फंस गया भाई उसके, मैं ऐसे ऊपर देख लिया। गंदा सीन होता है भाई साहब, गंदा सीन होता है भयंकर वाला। और जो एक कोई खड़ा हो जाता है ना, उसके बाद पीछे सारे हंसने के लिए रेडी है, लगने वाली है कुछ भी आगे गया मतलब गया। मारते नहीं थे यार, 200 बच्चों में कितना ह्यूमिलेशन फील होता है यार, MSc है वो। अभी तुमसे पूछता हूँ, तुम खड़े हो तो नहीं बताते, तुमको भी कितना बैड बैड फील होता है। सोचो अभी सामूहिक बेइज्जती करूं यहाँ पे लाके। वो बोर्ड पे बुलाते थे भाई, बोर्ड पे ऐसे पैर कांपते हैं बच्चों के यार, नहीं कांपेंगे 200 बंदों के सामने कांपेंगे भाई। और एक्सीडेंटली बुला ले तो पहले से तुम्हें पता हो कि ठीक है भाई बोर्ड पे जाना है, तो अपना घर से रट के लाते हैं काफी चीज, वो अलग बात है, स्टेज पे चढ़ते चढ़ते भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी एक सीधा बुला ले तो बंदे का सब गायब हो जाता है, ब्लैंकनेस जो होता है ना, एकदम प्रॉपर ब्लैंकनेस वो होता है उसको उस टाइम में। और ऊपर से सौरभ सुर बुलाए, और फिर वो ऐसे खड़ा होकर देखे तुम्हारे हर स्टेप को, तुम्हारे पैर कांप रहे ना उसको भी वो देखे कि अच्छा, और हंसे नहीं। अरे बहुत खतरनाक सीन होता था, तुम गैस करो एक बार, सोचो तुम्हारे साथ किसी दिन करना पड़ेगा ऐसे। इन हैबर एटम्स, इन हैबर एटम्स आप ऑर्डरिंग पहले लिख चुके हो यार, पता नहीं क्या कर रहे हो। सर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेंट होता है, क्यों होता है अभी बताएंगे बेटा आपको। डोमिनेंट होता है और इनमें कंफ्यूजन होता है, मतलब बता नहीं सकते कि कौन डोमिनेंट है, तो ये दोनों से ज्यादा बड़ा है, बस इतनी बात करते हैं हम। स्पिन स्पिन कॉरलेशन एनर्जी बड़ा होता है इन दोनों से। क्या याद आ गया यार सौरभ, खतरनाक आदमी भाई साहब। वो हमको ईएमटी पढ़ाता था, किसी को एक अक्षर नहीं समझ में आया उसकी ईएमटी में, एक अक्षर जिसको कहते हैं टेंसर फॉर्म में, ऊपर से सौरभ सुर पढ़ा है। ईएमटी टेंसर फॉर्म में आपने वो पढ़ा है ना, जैसे STR पढ़ा है सबने मेरे से, वो उसकी STR ही पढ़ाई मैंने तुमको। मैंने तो बहुत कम यूज किया है, पूरा टेंसर में चलता था वो, एफ अल्फा बीटा जो लास्ट में लिखे थे तुमने ध्यान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर्स, उनकी बात होती थी। तो तुमको सीधे रटवाया गया कि रट लो इसको, और कोई उपाय नहीं है। थोड़े फाइल भी मैंने शायद खोल के दिखाई थी, वो तुम्हें ध्यान हो तो, उन्हीं के नोट्स थे, उन्हीं के नोट्स थे, पोर्टल पे पढ़े। उसको कभी खोल के देखना, तुम्हारे ऊपर नीचे ना हो जाए ना पूरा मामला। इतनी हैवी डेंजरस सब्जेक्ट मेरी जिंदगी में, मुझे लगता है सबसे टफ सब्जेक्ट वही था। मुझे नेट से भी कभी इतना डर नहीं लगा जितना ईएमटी के पेपर से लगा था। ईएमटी के पेपर में, सौरभ सुर के पेपर में, ये मान लो 300 बच्चे थे ना MSc में, 300 में से 280 प्लस फेल होने वाले हैं। ये खौफ था उस बंदे के पेपर का। उसने जो पास हुए ना, पूरा जिन्होंने रट लिया ना, उसको रटी जाती नहीं थी, वो जिन्होंने 6-6 बार लिखा है ना उनको, वो पास हुआ है। जो नोट्स उन्होंने दिए वो 6-6 बार लिखने वाला बंदा पास हुआ है, बाकी सब फेल। ऐसा हुआ है देख लो। डालो इसमें कोरिलेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन रेसिडुअल इंटरेक्शन, रेसिडुअल लिख लो आप, रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी इन दोनों से बड़ा होता है बस, ठीक है। वाई अजी मैं पास हूं लकीली है, मैंने भाई साहब सबसे ज्यादा मेहनत की उस पेपर में।
मेरे को 6 बार तो नहीं, लेकिन मैंने 3 बार तो लिखा है अपना। फिर सेटअप भी होता है इंडिविजुअल का, मैं मोस्टली बताया, जनरली ये सिचुएशन होती है। मैं वो हूँ जो उसने औरों को पढ़ाई है, वो मेरे को आ गई थी समझ में, उसमें सेटअप समझ में आ गया था कि हो क्या रहा है। एक छोटी सी चीज थी, वो पकड़ में आ गई, तो फिर बता दिया मैंने सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। इन हैवियर एटम्स, ओके। ये क्यों है ऐसा, थोड़ा सा डालिए कि वाई दिस सिनेरियो, या वाई दिस इज द सिचुएशन, वाई दिस इज द केस। या पूरा भी लिख सकते हैं कि वाई स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज डोमिनेंट इन हैवियर एटम्स। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज डोमिनेंट, इज मोस्ट डोमिनेंट लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मोस्ट डोमिनेंट इन हैवियर एटम्स। क्यों बेटा? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन अगर आपने पढ़ा था तो यह बात आपको बोलनी चाहिए। सर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या था? सीरियसली मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। दिस इज चलो बताता हूं, अब क्या करूं। सर ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की फ्रेम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन की फ्रेम में न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अपने को न्यूक्लियस की फ्रेम, सॉरी इलेक्ट्रॉन की फ्रेम में बात करनी है, क्योंकि इसका म्यू एस है, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, स्पिन मोशन कर रहे हैं, तो उसका म्यू एस है। इस म्यू एस पे एक्सटर्नल फील्ड क्या आएगा? वो एक्चुअली न्यूक्लियस की मोशन की वजह से आएगा, और वो होगा बी एक्सटर्नल। बी एक्सटर्नल क्या होगा उसको अपन देख ले, तो ये डेल्टा ई एल एस आ जाएगा हमारे पास, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी। माइनस वो लगा दूं मैं एक बार, यही तो था। अब बी एक्सटर्नल कैसे निकाला था अपन ने? बी एक्सटर्नल निकाला था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला था तो कुछ ऐसा फॉर्मूला था आपका, 1/c² वी क्रॉस ई, ई क्रॉस वी, ऐसा कुछ था सर। ठीक है, और फिर इसको निकाल लिया था। ये सब किसकी फ्रेम में चल रहा है? इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रॉन में चल रहा है ये, ध्यान है भाई पूरा। चलो कितना है ये? 1/c²। ई बेटा क्या हो गया था? ये हो गया सर ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वजह से मूव कर रहा है। तो ये था प्लस ZA/r², आर ये डिस्टेंस थी। ठीक है, और आर कैप। ठीक है, और आर कैप वो यहीं से आ रहा है, ये आर कैप है। ठीक है, आर कैप क्रॉस P/m। आई होप यू गाइज रिमेंबर इट लिटिल बिट। ठीक है, इसको फिर आपने ये भी कर लिया था कि r³ कर लिया था और ये r कर लिया था। भाई मैं ये सब यही कर रहा हूं, मैं 2 बार समझा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, r क्रॉस p हो जाएगा, ये l हो जाएगा। तो b एक्सटर्नल है वो 1/c² 1/4πε0 प्लस ZR³ और r क्रॉस p, ये m भी यहां ले रहा हूं मैं, me है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली। ठीक है, और ये हो जाएगा r क्रॉस p, जो कि मैं l लिख सकता हूं यहीं पे ही। आई होप नो इश्यू इन इट है। तो भाई साहब अब जाके पढ़ो पीछे का अपना, क्लियर बात है। चलिए आगे। तो जो अब बी एक्सटर्नल है वो एल पे डिपेंड करता है। एल क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। किसका? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है। अब बड़े एटम में एक तो बड़ी बड़ी ऑर्बिट है, आर बढ़ेगा मतलब, ठीक है, वी थोड़ा कम होगा पर आर तो बढ़ेगा, और छोड़ो आर बढ़े ना बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ज्यादा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, तो फिर एल सबका एडअप होके थोड़ा सा बड़ा आएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन करेंगे तो बड़ा एल आएगा। क्लियर है? तो इन हैवियर एटम्स एल बहुत बड़ा है, एल बहुत बड़ा है तो बी बहुत बड़ा है, बी बहुत बड़ा है तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म बहुत बड़ी है। आ रही समझ में? अब ये पूरे लिखूं या फिर बस ठीक है इतना बहुत है, मुझे तो इतना ही दिखाना था। चलो, इन हैवियर एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन हैवियर एटम्स number of orbiting electrons is more, so they will create या they will generate, so L is more that indicates, and hence भी लिख देता हूं या फिर and hence B external is more, या एक मिनट यार, L is more
that is B external is more, and hence spin orbit interaction energy डेल्टा ई एल एस जो कि होता है सम कांस्टेंट पॉजिटिव होती है बेटा एल डॉट एस। यार फिर बी एक्सटर्नल इज मोर लिखने की जरूरत नहीं थी यार, एल इज मोर बस इतने से समझ में आ जाता है, ये पॉजिटिव तो होती है। ठीक है, मैं इसको काट लूँ एक बार के लिए ऐसे, एल इज मोर हैंस सीधे चल जाएगा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी इज लार्ज इन हैवियर एटम्स। मैंने क्या वो पूरा फाइनली लिख दिया कि ऐसा कुछ आएगा, ये आप भी ऐसे डाल सकते हो कि ये ए एल डॉट ऐसा आएगी अल्टीमेटली। बट अभी मुझे ऐसे ही समझाना चाहिए, मैं पहले पूरा करा चुका हूं, तो इज देयर एनीथिंग बट आपको समझ में नहीं आया ना? क्यों? पीछे का लेक्चर नहीं देखा आप, है ना? सिंपल सी बात करिए, जिसको नहीं समझ में आया सिंपल सी बात करिए। आप एक चीज ध्यान रख लीजिए कि डेल्टा एल एस एन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पॉजिटिव आती है और ए एल डॉट एस होता है, ए सम कांस्टेंट है वहां पे, कुछ बड़ा सा कांस्टेंट है जिसको लिखना हम पसंद नहीं करते। अब एल बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा नहीं होगा? होगा। एल बड़ा क्यों है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटाइंग जो ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं उनका नंबर अभी बहुत ज्यादा है, तो एल बड़ा होगा। एल क्या होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें एक कर रहा है तो एमबीआर होता है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो एमबीआर 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 बहुत ज्यादा बार हो रहा है यार, सब इलेक्ट्रॉन का जुड़ेगा तो एल बहुत ज्यादा है। एल बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा है हेवियर एटम्स में, तो वो डोमिनेंट है। क्लियर है? बाकी सबसे डोमिनेंट हो जाएगी। फिर लाइटर एटम्स में कम क्यों है? क्योंकि एल कम है वहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन जो कर रहे हैं उनका नंबर कम है, इसलिए वहां पे कम है। तो दोनों बात क्लियर होनी चाहिए कि हेवियर में ज्यादा क्यों है और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में कम क्यों है। उस बात के लिए आप यहां पे एक बार थोड़ा और डाल दीजिए। इन लाइटर एटम्स is it is weakest term in lighter atoms, it's a weakest term because number of orbiting electrons is less there, is less there। तो थोड़ा एक आइडिया भी दे देता हूं मैं कि किसको हम हैवियर बोल रहे हैं किसको लाइटर बोल रहे हैं। तो जेड इक्वल टू, जेड कहां से होता है? जीरो से थोड़ी स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है ना। तो बाहुता में आप जीरो लिख दो, यहाँ पे वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कुछ 30-40 तक अपन बोल सकते हैं। ये लास्ट कब कहां तक होता है, थोड़ा आइडिया? जेड 108 तो हमारे बचपन में थे, 118-19 ऐसा कुछ होगा ना। तो मैं तो थोड़ा सा भाई सेफ साइड के लिए 110 लिख रहा हूँ। ठीक है सर, चल जाएगा। आप भाई क्यों उड़ता ले, मेरे केमिस्ट्री छोड़े बहुत दिन हो गए, हर दिन नया आइटम जुड़ जाता था हमारे टाइम में, तो आया ना। उस टाइम तो 2 साल बाद पढ़ते थे तो 107 हो जाते थे, थोड़ा सा और टाइम रुको तो 108 हो जाते हैं, ऐसे चलता था। 10वीं में 106 थे, 12वीं में पहुंचते पहुंचते 108 हो गए थे। लेंथेनाइड फेंथेनाइड में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते थे वो लोग। ठीक है, तभी 110 हो गए होंगे ऐसे मान लो। तो लगभग जो 70 है ये 50 तक भी दे सकते हो आप, 50 तक आप लाइटर मान सकते हो। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग स्टेट मान सकते हो, इनको आप हैवियर बोल सकते हो, इनको लाइटर बोल सकते हो। ठीक है, और ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते ऐसा। क्लियर है? अच्छा, मैंने एक बात और भी भूतकाल में बताई थी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन अगर डोमिनेंट होता है तो उससे क्या होता है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है क्या चीज? एल और एस की कपलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल और एस अगर ये डोमिनेंट है तो एल और एस कंबाइन हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, एल और एस कंबाइन हो जाएंगे। तो बस वर्बली बता रहा हूँ, सुनना। यहाँ तक लिख लिया आपने सबने? ले कर ले, लिख ले तो आराम से। हैवियर लिख दे बेटा, तू भी लिख दे, शाबाश। हो गया? क्या कर रहा था मैं कि एल एस का सॉरी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैवी है, ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो एल और एस कंबाइन हो जाएंगे और जे बना देंगे।
तो ये हेवियर एटम्स है ना, इनमें जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के एल और एस होते हैं, उनको छोटे एल और एस लिखूंगा, वही कंबाइन होके जे बना लेते हैं, छोटा जे बना लेते हैं, और अपने को एटम के लिए बड़ा जे चाहिए होता है, ठीक है। तो अब ये छोटे छोटे जे मिलके बड़ा जे बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जे जे कपल होके छोटे छोटे जे मिलके जे बनाते हैं, आया ना। इसलिए हेवियर एटम्स में क्या होती है, जे जे कपलिंग होती है, आया समझ में। और लाइटर में, और सुनना एक बार के लिए, इसलिए इसमें छोटे छोटे जे मिलके बड़ा जे बनाते हैं, इसलिए यहां पे जे जे कपलिंग होती है। और इधर सुनो, इधर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लाइटर में सबसे लेस डोमिनेंट लिखना नहीं था दीदी, ये मैं जस्ट वर्बली बता रहा हूं, तुम क्यों उसको जा रहे हो उधर में। यहाँ पे बहुत ही लाइटर में बहुत कम है, तो सबसे लास्ट में एल और एस कंबाइन होंगे और जे बनाएंगे। तो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी है वो डोमिनेंट है, तो छोटे छोटे स्पिन मिलके बड़ा स्पिन बना लेंगे, ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है इस वजह से। फिर दूसरे नंबर पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डोमिनेंट है, तो उससे वो छोटे छोटे एल मिलके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के वो एल बना लेंगे, कैपिटल एल। अब तीसरे नंबर की जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है उसकी वजह से जे बनेगा, और वो बनेगा एल प्लस एस के सम से। या अभी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो कपलिंग है वो सबसे लास्ट हुई है, और अभी सिंस जो जे है वो कैपिटल एल और कैपिटल एस से बनता है, तो यहां पे हम इसका नाम एल एस कपलिंग स्कीम बोलते हैं, कि छोटे जो एटम्स है उसमें एल एस कपलिंग होती है लाइटर में, और बड़े में आपकी जे जे कपलिंग होती है। आया समझ में? ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी तो मैं नेक्स्ट यही लेने वाला हूँ, उसमें थोड़ा प्रॉपर लिखवाने वाला हूँ। आप शॉर्ट में समझना चाहो तो समझ सकते हो ये किसकी वजह से हुआ है। अगर फिर लिखना है ना तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, सुनना एक बार के लिए। अगर आपको लिखना है तो स्टेप फर्स्ट है ये, ठीक है, वेट करना आप पूरा पूरा। स्टेप फर्स्ट है, ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू स्पिन स्पिन कोरिलेशन है, ड्यू टू डोमिनेंट स्पिन स्पिन कोरिलेशन, डोमिनेंट स्पिन स्पिन कोरिलेशन, ये चीज हुआ है यार। रहने दो ना यार, स्टेप टू ये हुआ है ड्यू टू डोमिनेंट, ये मैं अब लिखवाने वाला हूँ ना, तो आप थोड़ा सिंबॉलिक लिख दो यार, कोई नहीं, तुम्हारा दिल रखा मैंने, और जी नहीं रुक रहा पेन चलाने से। लाइटर की सीमा पार मत करने देना इसको लिखने टाइम, ये इधर ही लिखना बस। इधर दोनों कपलिंग का मिक्सचर होता है, या मिक्सचर है, थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं मिक्स काइंड ऑफ सिनेरियो है, मिक्स काइंड ऑफ सीन है या सिनेरियो है। मैं बता दूंगा थोड़ा लेटर ऑन कि क्या सिनेरियो है। एक्चुअली जो लोअर स्टेट्स होती है उनमें एलएस कपलिंग हो रही होती है, एक्साइटेड स्टेट्स में जे जे कपलिंग हो रही होती है। तो अब मैंने बोल ही दिया तो फिर लिख भी देना तुम। ये बेटा फिर ऐसे लिखना है इस पे, ये जे आई लिखना है इस पे, छोटे छोटे बने ना। थोड़ी गलती थी ये, है ना, अब सही है। बढ़ जाऊं, चैप्टर खत्म हो गया सीरियसली बोलो तो, इतनी सी बात पे। और ये आया कहां से, पीछे से। ये बेसिक तुम पढ़ चुके थे, ये ट्रम का जो है कनेक्शन, ये जो भी है सब पढ़ चुके थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका हटा दो भाई, ठीक है। अब आ रहा हूं मैं, मेरा मेन जो टॉपिक है एलएस कपलिंग, उसके ऊपर। हालांकि मैंने चैप्टर का नाम लिखा था पहले, उसके बाद कुछ बेसिक चीजें पढ़ाई। बेटा इधर ध्यान दे, तू कैसे स्लो हो गई यार। पहले चैप्टर का नाम लिखवाया, एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग, थोड़े बेसिक बताया। बेसिक में क्या क्या बताया, स्टेट किसको कहते हैं, लेवल किसको कहते हैं, सब लेवल किसको कहते हैं, और ट्रम लेवल किसको कहते हैं। फिर स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या क्या बोलते हैं, कंपोनेंट लाइन, मल्टीप्लेट कब किसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस लाइन कब बोली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा पढ़ाया मैंने कि वेरियस ट्रम्स क्या है। एक हैमिल्टोनियन में जब एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या आयन की बात कर रहे होंगे तो 5 टर्म थी, क्या क्या थी वो एटम की शक्ल देख के हम लिख देंगे। कैसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स का कूलम्ब इंटरेक्शन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन,
फिर स्पिन स्पिन की वजह से जो भी एनर्जी होगी स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, और फिर स्पिन और ऑर्बिट के इंटरेक्शन की वजह से जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी है वो होगी। ठीक है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में थोड़ी डिटेल पता होना चाहिए, वो पहले बताया हुआ है, 2 बार बताया हुआ है। चलिए सर आगे, फिर लाइटर एटम्स में क्या ऑर्डर होता है, हेवियर एटम्स में क्या ऑर्डर होता है, ये समझ में आया। लाइटर एटम्स में ऑर्डर किस वजह से होता है, क्यों होता है, वो समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं एलएस कपलिंग पे, टॉपिक डाल लीजिए एलएस कपलिंग क्या है ये चीज। मैं पहला बोलूं कि कहां होती है, मुंह खुलना चाहिए तुम्हारा। इट अकर्स इन लाइटर एटम्स, सबका मुंह खुलना चाहिए। इट अकर्स इन लाइटर एटम्स, इट अकर्स इन लाइटर एटम्स, लाइटर एटम्स। क्यों, क्यों भाई? हम्म हम्म अब ऊपर नहीं, सौरभ सुर वाली बात होगी, अब तो गर्दन नीचे ही ठीक है, या तो पकड़ ले जाओगे। बोलो क्यों होती है लाइटर एटम्स में? बता, यही है यार। क्या पढ़ते हो यार तुम लोग, अभी अभी तो बताया यार। तेरा तरीका एकदम भी सही नहीं है पढ़ने का। इस दिन चट्टू खाएगी फिर सही होएगा, सच्ची बता रहा हूँ। तू बता। ये बोलो ना यार, एल वेक्टर कम, मैग्नीट्यूड कम है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटाइंग इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम है यहाँ पे, तो इस वजह से स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी कम होगी। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी कम होने की वजह से स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यानी कि एलएस का जो कपलिंग है वो थोड़ा सा लेट होगा यहाँ पे, ये रीजन है। ओके, दोबारा लिखूं इसी बात को, पता नहीं क्या चाहते हो तुम, हर बार फिर बोलोगे रिपीटेशन चल रहा है एक ही कंसेप्ट का 10-10 बार, बोला खुद से जा नहीं रहा। इट अकर्स इन लाइटर एटम्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ order of various perturbation term, order of various perturbation terms। ठीक है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ वेरियस परटर्बेशन टर्म क्या है भाई? ऑर्डर यहां लिख देता हूं, वैसे ऑर्डर लिख के, ऑर्डर है सर, स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, और फिर है रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी, और फिर है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। लिख लोगे ना खुद से, ऑर्डर इन लाइटर एटम से पूरा लिख देना यार, तुम पे भरोसा नहीं है एक सेकंड भी, गोबरों की तरह काम कर दो यार। एलिमेंट्स या एटम से एक ही बात है। टू ऑर्डर की वजह से, अब भी ना समझो तो मैं पीटूंगा, बता रहा हूं। ठीक है, और लिख देता हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटाइंग इलेक्ट्रॉन्स कम है, कम है, एल का मैग्नीट्यूड कम है, तो डेल्टा एल एस कम है, जो कि होती है ए एल डॉट एस, उसकी वैल्यू कम है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी लेस डोमिनेंट है, सो कपलिंग ऑफ एल वैक्टर एंड एस वैक्टर विल बी इन द एंड। ये है रीजन। ठीक है, बढ़ सकता हूं, और थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर इन लाइटर एटम्स ऑफ वेरियस परटर्बेशन टर्म देख लिया भाई क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस ऑर्डर ऑफ वेरियस, दिस ऑर्डर ऑफ वेरियस परटर्बेशन टर्म्स। परटर्बेशन या परटर्बेटिव टर्म्स, क्वेश्चन एक टाइम से, व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस
ऑर्डर, जो भी ऊपर ऑर्डर मेंशन किया उसकी वजह से क्या होता है, क्या होता है बोलिए। फर्स्ट स्टेप है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है, स्टेप है। ड्यू टू डोमिनेंट स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी इंडिविजुअल स्पिन विल कंबाइन एंड विल फॉर्म कैपिटल एस। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा, ड्यू टू सेकंड डोमिनेंट उसकी वजह से छोटे छोटे एल मिलके कैपिटल एल बना देंगे। फिर थर्ड लेस डोमिनेंट की वजह से एल और एस मिलके कपल हो जाएंगे। ये तीन बात लिखनी है। ये खाम खाई पंचायती कर रहा हूँ, बहुत जल्दी समझ सकते थे, बाकी तुम लिख देता हूँ कोई नहीं। ये ऑर्डर की वजह से सारा खेल इस ऑर्डर का ध्यान रखना, और ऑर्डर फाइंड आउट करना तुम्हारे लिए इजी है, इजी तो बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर मतलब गैस करना कि भाई कौन किधर होगा। ठीक है, सुनिएगा, व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस ऑर्डर, ड्यू टू डोमिनेंट स्पिन स्पिन correlation energy individual spin angular momenta of various electrons will combine and will form J, or will form capital S. Due to dominant spin-spin correlation energy, individual spin angular momenta of various electrons will combine and will form S vector. मैं यहाँ S vector लगाना भूल गया। ठीक है, चलिए बेटा, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि एडअप को कैसे करते होते हैं, क्वांटम नंबर्स कैसे लिखते होते हैं। ठीक है, तो लेट दो इलेक्ट्रॉन्स हो, एक के लिए S क्या हो जाएगा भाई, S1 वेक्टर हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन से बेटा। एक के लिए S क्या हो जाएगा सर, S2 हो जाएगा। कैपिटल S क्या हो जाएगा सर, S1 प्लस S2 हो जाएगा। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। मुझे कैपिटल S क्वांटम नंबर चाहिए। क्वांटम नंबर कैसे लिखते हैं, जब भी वेक्टर सम हो रहा होता है तो वेक्टर एडिशन करते हैं सर। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं सर, क्वांटम नंबर देखो, इंडिविजुअल क्या था सर, ये हाफ था, और ये कहीं पे यहाँ लिख दो चाहिए, S1 इक्वल टू हाफ था और ये S2 इक्वल टू हाफ था। तो दोनों क्वांटम नंबर के मिनिमम से लेके मैक्स तक, ठीक है, यानी कि दोनों का मिनिमम क्या है 0, मैक्स क्या है 1, तो कैपिटल ऐसा वो ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है, लिखते रहे बेटा। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। ये बोले हैं कैपिटल S बन गया, S इक्वल टू 0, ऑब्वियसली मल्टीप्लिसिटी क्या है 1, तो सिंगलेट बोला जाता है, इसको हम ट्रिपलेट बोला जाता है। मल्टीप्लिसिटी समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंगलेट बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। इस वजह से बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी की वजह से। मल्टीप्लिसिटी का मतलब 2s + 1, उसकी वजह से। चले बेटा, दो का समझ में आया कैसे ऐड करना है। तीन का देखिए कैसे ऐड करते हैं। ये आप ऐसे पॉइंट लेते रहे यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर पॉइंट है, और ये फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे, इसके अंदर एरो था। दूसरे पॉइंट को धीरे धीरे लिखता हूँ, ठीक है। एक बार दो इलेक्ट्रॉन का एडअप करना समझ में आया सबको, एस निकालना समझ में आया। चलिए, तीन इलेक्ट्रॉन का एडअप कैसे करते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके ऊपर की हेडिंग डाल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर डाल सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन्स। जो एरो था ना वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स का केस। 3 इलेक्ट्रॉन में सर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3। बेटा इसका S1 वो स्पिन तो सबका क्या है, हाफ हाफ हाफ, ठीक है। इसका वेक्टर क्या रहेगा सर, S1 वेक्टर। इसका क्या रहेगा सर, S2 वेक्टर। इसका क्या रहेगा बेटा, S3 वेक्टर। टोटल S क्या से लिखा जाएगा सर, वेक्टर सम ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर का सम। ये तो वेक्टर फॉर्म हुआ, ठीक है। और मेरे को इसका यार मैग्नीट्यूड और लिखना चाहिए, वो पीछे लिख देंगे एक बार। वैसे पता ही आपको S वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √SS + 1 H कट, जहाँ पे S क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको अभी हम नीचे देखने वाले हैं कि S की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी।
अब यहाँ पे डाल दो, ऊपर भी डालना चाहो डाल सकते हो, जगह तो होगी यहाँ पे, ना भी डाला हो तो डाला हो ऊपर भी। एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे होगा क्वांटम मैकेनिकली, जहाँ पे एस क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। बोलो, ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग है। चले सर एस बताओ क्या क्या होगा। सुनिएगा बेटा, अब थोड़ा सा सुनिएगा मेरे से। एस कैसे निकालते हैं, पहले दो इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करना है। कैसे निकलेगा, फर्स्ट कंबाइन, फर्स्ट कंबाइन टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन स्टेप टू क्या होगा, देन कंबाइन थर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन इन द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टू। सर चार हो तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें चौथे को ऐड करना है। कैसे करते हैं बेटा समझाता हूं मैं। तो दो आपके थे, ये हाफ था, ये हाफ था, इन दोनों का रिजल्ट बताओ, ये तीसरा यहां पे है। इन दोनों के रिजल्ट को मैं ऐसे करके लिख रहा हूं कि भाई इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, ऐसे लिख दूं कि ये इन दोनों का रिजल्ट आ रहा है जो भी आ रहा है नीचे। ठीक है, बताओ दोनों का मिनिमम से मैक्स क्या हो गया। सर ये दोनों का मिनिमम से मैक्स हो गया 0 और 1, दोनों का मिनिमम मैक्स। अब इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन अब करेंगे, अब इसमें इसको कंबाइन करेंगे S3 इक्वल टू हाफ को, अब कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन कैसे करना है देखिएगा। अब जो आ रहा है ना वो कैपिटल एस है हमारा, इसको भी भले तुम कैपिटल एस बोल दो, बट हमारा जो आंसर होगा वो नीचे वाला होगा, लास्ट अल्टीमेट। इसमें देखो एक बार के लिए, इसकी हर वैल्यू इसकी हर वैल्यू के साथ कंबाइन होगी, तो 0 और हाफ का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, एंड 0 और हाफ कंबाइन होगा। बेटा एक मिनट रुकना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, दोनों के मिनिमम और मैक्स क्या बना, एक ही वैल्यू है। फिर ये वाला कोमा लगाना है, इसका मतलब है कि अब दूसरे कॉम्बिनेशन बात करूंगा। इस दो की क्या वैल्यू हुई, हाफ एंड 3/2। अब अगर कोई एक और भी होता, मान लो यहाँ पे दो होता है इन केस, तो फिर ये वाला कोमा लग जाता, फिर दो की और उसकी आती। आया समझ में, ताकि हमें पता लग जाए हाँ क्या क्या हुआ है। कोमा कैसे लगाया दिख गया, कौन सा कोमा है, लगाओ लिखो, रोस में रहना जब मैं पूछू जब। ठीक है, और शुरुआत वाले दो को पहले कंबाइन करना है, कभी तुम उल्टा कर दो आगे वाले दो को बाद पहले कर रहे हो, ऐसा नहीं। हालांकि वो स्पिन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एल में दिक्कत आएगी आगे। तो जैसे बताया जा रहा है वैसे ही, कोई पंचायती खुद की नहीं करनी, मैं पहले बोल देता हूँ। ये दीदी, इन दो के लिए ही है ये एरो, तू किसी एक से मत पूछा उसको, इसलिए मैंने बराबर से लिया था तुम मूर्खों को समझाने के लिए। दोनों से, हाँ ऐसे कर दे कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है उसके साथ होएगा, बहुत ज्यादा ऐसे लगाएगी तो वैसे कंफ्यूजन होएगा। चलो, मीनिंग वही होना चाहिए तेरा। चल जाओ भाई, ओके रिपोर्ट है। चार का होगा तो अब देखो एक बार, चार का मैं वैसे समझा देता हूँ, लिखवा नहीं रहा हूं। अगर चार का होगा तो सर अब ये रिजल्ट आ गया 3 का, अब चौथा को जोड़ो सर, 4 = हाफ को। बेटा अब इसका कॉम्बिनेशन पहले इसके साथ होगा, बताओ हाफ हाफ का क्या होता है, 0 1, ये वाला कॉम्बा। फिर इसके साथ होगा, सर इसका भी 0 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 बार लिखना है। ठीक है सर, फिर इन दोनों का मिनिमम सर 1 हो जाएगा, मैक्सिमम 2 हो जाएगा, ऐसे लिखना है बेटा। एक सेट, दो सेट और तीसरा सेट। होप होप कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चल जाओ आगे। ठीक है, तो पहले कैपिटल एस वेक्टर बन गया है। अब सेकंड स्टेप, नाउ ड्यू टू सेकंड डोमिनेंट, सेकंड डोमिनेंट स्पिन और एक मिनट, सेकंड डोमिनेंट रेसिडुअल इंटरेक्शन ट्रम, रेसिडुअल इंटरेक्शन ट्रम, इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, एंगुलर मोमेंटा of various electrons will combine and form J.
and will form J. J vector. अरे क्या लिख रहा हूं मैं? मेरे दिमाग में तुम्हारी छुट्टी करने की आ गई थी यार। मैंने बोला था 1 बजे छोड़ दूंगा, 1:20 हो गया, मेरे को दिमाग में उधर चला गया मेरा। कोई नहीं, तुम साथ हो, तुमको अभी तुमको पता है सारी स्टोरी, अब कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है रिपोर्ट, ठीक है। एंड विल फॉर्म जे, दोबारा पढ़ दो एक बार। नाउ ड्यू टू सेकंड डोमिनेंट रेसिडुअल इंटरेक्शन टर्म इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, मोमेंटा एक प्लुरल वर्ड की तरह सोच सकते हो, ठीक है, ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन एंड विल फॉर्म एल वेक्टर। दैट इज मैथमेटिकली क्या बोलेंगे अपन उसको, दैट इज एल वेक्टर इक्वल टू है समेशन ऑफ दिस वन इंडिविजुअल एल। ये छोटा एल इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल होता है, होप यू गाइस रिमेंबर इट। कैपिटल एल है वो उसके लिए, एटम के लिए, ये कैपिटल एल है बेटा यहाँ पे। ऑल सेट। अच्छा, इसका भी कॉम्बिनेशन देखिए कैसे करते होते हैं। एल कैसे डिटरमाइन होगा इलेक्ट्रॉन का, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का देखिए, थोड़ा सुन लीजिए एक बार के लिए, एग्जांपल सुन लीजिए। मान लो इस तरीके का इलेक्ट्रॉन 3p3d, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का केस लिया हूं मैं, पहला एग्जांपल है 2 इलेक्ट्रॉन का केस, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लेट ऐसा स्टेट हो, सर ये कैसा स्टेट है भैया, एक्साइटेड स्टेट ऐसे ही लिखे जाते हैं, लाइक एक इलेक्ट्रॉन हीलियम में 1s में था, दूसरा 2p में था या 2s में था, समथिंग एल्स। तो ऐसे कोई 3p में है एक, और एक 3d में, यहाँ एक एक लिखा हुआ है, उसको ना लिखें तो भी चल जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन 3p में, एक 3d में, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी ले सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन 1s 2s, बट ठीक है ये 3p 3d चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ गया ना, बता रहे हो तो समझ में आ जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका डेटा देखो और इसका डेटा देखो। अभी सिंस मुझे n तो वैसे मैं लिखना चाहूँ तो 3 3 है दोनों के लिए, और अगर मैं l की बात करूँ तो इसके लिए 1 है और इसके लिए 2 है। सर ये कहाँ से लिखा आपने, p और d है इस वजह से, इसका तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि l इक्वल टू 0 वगैरह क्या लिखते हैं, पर मैं तो अपना पोत उतार देता हूँ लिख के कि इसको s बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, इसको d बोलते हैं, इसको f बोलते हैं, किसी को नहीं पता था तो अपने लिख लेना, ठीक है, ओके। तो अभी इसका फिर एल वेक्टर बोल सकते हो आप L1, इसको आप L2 बोल सकते हो। कैपिटल एल वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा भैया, ऐसे लिखा गया, सिंस वेक्टर एडिशन है, सो जो मैग्नीट्यूड है, एक बार और लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड है एल वेक्टर का वो ये हो जाएगा जहां पे ये जो L है वो क्या है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मेरे बारात में आ रहे हो क्या, मतलब जाओगे भी कैसे, भूतकाल में थोड़ी जा सकते हो, या STR के थ्रू तुम्हें टाइम ट्रेवल करा दूं। टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, बेटा एल कैसे लिखा जाएगा टोटल, सर दोनों के मिनिमम से लेके मैक्स तक, वो बात मैं लिख नहीं रहा हूं, बाकी इट्स ओके ना, ठीक है। तो बताओ अब कितना आएगा एल, देखिए अभी दोबारा कर देते हैं इसको, कि पहले का 1 था और दूसरे का क्या था, 2 था। तो कैपिटल एल है वो ऐसे लिखा जाएगा, दोनों का मिनिमम से लेके मैक्स तक। मिनिमम बेटा क्या है 1, मैक्स क्या है 3, तो 1 2 3 मिनिमम टू मैक्स इन इंटीग्रल स्टेप। भाई ये मैं लिख नहीं रहा कई देर से, मिनिमम टू मैक्स इन इंटीग्रल स्टेप्स, तो किसी को समस्या थोड़ी हो जाएगी इस चीज को लेके, पता नहीं भाई, हो जाए तो मैंने तो लिख दिया। तेरी आंखें पता नहीं कैसे हो रही है लाल लाल, नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा कम आ रहा है ना। ये नहीं पता तेरे को, तो फिर और क्या पढ़ा दिया मैंने, छोटे छोटे एल मिल जाएंगे, बात तो मैं वैसे लिखवा रहा हूँ, छोटे छोटे मिल के एल बना लेंगे, तो ये तो इजी सी बात है यार, ठीक है जो भी है तो लिख लिया, अपना घर जाकर समझ लेना, बढ़ जाओ आगे। अरे अब तीसरी टर्म तो कर दो, एल और एस को जोड़ के कपलिंग तो करा दो दुश्मनों। स्टेप थर्ड देख रहे हो ना, कि नाटक देख रहे हो, थर्ड, ड्यू टू नाउ ड्यू टू वीकेस्ट ड्यू टू लेस डोमिनेंट या वीकेस्ट, लेस डोमिनेंट अच्छा वर्ड है, लेस डोमिनेंट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ट्रम these L and S combine
और एस बोल सकता हूँ, एल और एस कपल्स, एल एंड एस कपल्स, गेट कपल्ड, एल एंड एस गेट कपल्ड to form J and form J, get coupled and form J, J equal to L plus S. LS coupling, LS coupling will be there, इसलिए इसको बोलते हैं LS coupling. ठीक है, get coupled and form J. Okay, so let L equal to J का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको बोल देते हैं. ये आपका हो गया, J का मैग्नीट्यूड क्या होगा, J प्लस 1 H कट लिख लो बराबर. J क्या है, टोटल इनर क्वांटम नंबर, इनर नाम था इसका, इनर क्वांटम नंबर. ठीक है, अच्छा J लिखा कैसे जाएगा, L और S दो आएंगे आपके पास में. ठीक है, तो J आएगा आपका L माइनस एस टू L प्लस एस. आप उसको ऐसे बोल सकते हो, मिनिमम टू मैक्स, मिनिमम टू मैक्स इन इंटीग्रल स्टेप्स. अभी सिखा देता हूं मैं इंटीग्रल स्टेप्स. ठीक है, और वर हो गया. बस एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको जे लिखना समझ में आ जाए. बजाओ. ठीक है, तो लेट 3p3d का एग्जांपल दे देता हूं मैं. चला गया. एल सबसे पहले एस लिखो सर, एस इक्वल टू हाफ है इसके लिए, और इसके लिए भी एस इक्वल टू हाफ है. कैपिटल एस क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा बेटा. 2 इलेक्ट्रॉन थे, 0 1 हो जाएगा. मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि रिजल्ट समझ में आ जाए. मैं इधर में दोनों इलेक्ट्रॉन के एल पे बात कर लेता हूं. सर ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2. बेटा कैपिटल एल क्या हो जाएगा सर, दोनों का मिनिमम टू मैक्स 1 2 3 हो जाएगा. अब एस है तुम्हारे पास में, एल है, एक एस के साथ में सारे एल कंबाइन होंगे. ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा, टक टक टक. ठीक है, तो एस इक्वल टू 0 एल इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0 एल इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 0 एल इक्वल टू 3. एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा. एक बनेगा सर एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 3. ये दो सेट बनेंगे बेटा. यहाँ पे इस वाले सेक्शन के लिए जे की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दोनों के मिनिमम से लेके मैक्स तक, दोनों के मिनिमम से लेके मैक्स तक एक ही है. दोनों का मिनिमम से लेके मैक्स तक एक ही है. दोनों का मिनिमम से लेके मैक्स तक. यहाँ पे बताओ जे की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, दोनों का मिनिमम से लेके मैक्स तक, दोनों का मिनिमम से लेके मैक्स तक, दोनों के मिनिमम से लेके मैक्स तक. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़े मैच्योर हो जाओगे तो और भी मतलब ऐसे लाइन में भी लिखना शुरू कर दोगे. लाइक मैं एक बार एग्जांपल दे दूं, इस तरीके से भी लिखना शुरू कर दोगे. लाइक 0 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन किया तो 1 आया, 0 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन किया तो 2 आया. जे की सारी वैल्यू बता रहा हूं मैं. 0 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन किया तो 3 आया. फिर 1 का 1 के साथ किया तो 0 1 2 आया, 0 1 2 आया. फिर आपका 1 का 2 के साथ किया तो 1 2 3 आया. फिर ये वाला कोमा 1 का 3 के साथ किया तो 2 3 4 आया. ये ऐसे एक लाइन में भी सारे डाल सकते हो. मैंने थोड़ा ऊपर बता दिया कि कैसे आ रहे हैं, और नीचे लिख दिया कि सारे ऐसे भी लिखे जा सकते हैं. सब कुछ समझ में आना चाहिए. किसी को दिक्कत है तो मेरे से बोलेगा भी. है बेटा किसी को कोई दिक्कत जे लिखने में? जाओ रोटी खाओ, आज बहुत दिनों बाद दिन में है. कल 8 बजे मिलेंगे अपन. ठीक है, क्यों भाई? तो यार क्लास के बाद चल जाना यार, कल तो क्लास भी जल्दी खत्म कर दूंगा. तो अपने स्कूटी की चाबी लगा देना. कहाँ है तेरा घर? है कहाँ? और बहुत दूर है यार तेरा तो फिर तू वैसे ही चल जा. सही है, बस से भी दूर पड़ता होगा. कितने किलोमीटर, 250 प्लस हो गया यार फिर तो.